इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। एमसी अपने टीम के साथ उस बीस्ट के सामने खड़ा होता है। एमसी अपने टीम को कहता है, हम लोगों ने जैसा प्रैक्टिस किया था लोग वैसा ही करेंगे। एमसी कहता है, इंजीनियर एल्सिया बस हम लोगों के ऊपर सपोर्ट मैजिक का यूज करो। एल्सिया अपने मैजिक का यूज करते हुए कहती है, ठीक है। एल्सिया के मैजिक स्पेल की वजह से सभी लोग एक सीट के अंदर आ जाते हैं। अभी एमसी उस मॉन्स्टर के फेस की तरफ देखते हुए कहता है, चलो हम लोग पहले मॉन्स्टर के मूवमेंट को नोटिस करते हैं, इसके एबिलिटीज को समझने की कोशिश करते हैं। स्विन कहती है, यहाँ पर आसपास कोई टूटे हुए पेड़ नहीं है। ते देखने से ऐसा लगता है इस मॉन्स्टर के पास ऐसी एबिलिटी है कि मूवमेंट से ही ये ऑब्स्टिकल को अवॉइड कर सकती है। सुनने के बाद एमसी दांत पीसते हुए कहता है, फिर हमें इसके साथ खुले मैदान में फाइट करना पड़ेगा। एमसी अपने पैर को आगे बढ़ाता है, जिसके साथ उसकी टीम भी आगे बढ़ रही होती है, जिसे एल्सिया अपने मैजिक से सपोर्ट कर रही होती है। एमसी चिल्लाते हुए कहता है, यार इस मॉन्स्टर का वीकनेस इसका हॉर्न है। सुनने के बाद एल्सिया कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? इसे कहने लगता है, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो। सेरा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। सेरा ठीक उस मॉन्स्टर के फेस के ऊपर स्लैश अटैक करती है। वो मॉन्स्टर अपने सिर को ऊपर उठा लेता है। सेरा का हमला बेकार हो जाता है। सेरा ये देखने के बाद चौंक जाती है। ये देखते हुए कहती है, ये क्या बकवास है, ये मॉन्स्टर तो साइज में कितना बड़ा है। वो मॉन्स्टर अपने पंचों से सेरा के ऊपर अटैक करता है। सेरा उस बीस्ट के हमले को आते हुए देख के चौंक जाती है। सेरा झुक के उस हमले को डॉज कर लेती है। फिर सेरा उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है, अगर मैं ऐसे ही आगे बढ़ता हूँ वो मॉन्स्टर अपने एनर्जी से सेरा के ऊपर अटैक कर देता है। सेरा ये देखने के बाद डर जाती है। स्विन चिल्लाती हुए कहती है, सेरा तुम खुद को संभालो। स्विन सेरा की मदद करने लगती है। सेरा आगे बढ़ जाती है। रिसोर्ट में ओरा को डालते हुए अपने मन में कहती है, इन्हें डिस्टेंस से अटैक हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। विसेरा कहती है, मुझे करना ही पड़ेगा। विसेरा उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। ये देखने के बाद उसको पसीना आने लगता है। विसेरा उस मॉन्स्टर को देखने के बाद कहती है, आखिर ये क्या है? मॉन्स्टर ने सेरा के हमले को डॉज कर लिया रहता है। सेरा कहती है, ये तो इम्पॉसिबल है। उस मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर सेरा का स्वॉर्ड घुस गया रहता है। सेरा अपने स्वॉर्ड को निकालने की पूरी कोशिश करती है। मॉन्स्टर अपने सिर को लंबा करते हुए स्वेन को अटैक करता है। स्वेन ये देखने के बाद कहती है, आखिर ये क्या चल रहा है? एमसी ये देखने के बाद अपने मन में कहने लगता है, वजह से जंगल में ये आसानी से घूम पा रहा था। उसे हमला करते हुए कहता है, स्वेन रास्ते से हट जाओ। एमसी का स्वॉर्ड तेजी से मॉन्स्टर के सर में घुस जाता है। राने भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकल रहा होता है। स्विन वहां से भागते हुए कहती है, आखिरकार ये चीज क्या है? वे लोग उस मॉन्स्टर से पीछे आ गए होते हैं। एमसी कहता है, मैं इस मॉन्स्टर के हमले को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ और अकेले ही सारे हमले को झेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तेरा कहती है, जैसे हमने ट्रेनिंग में किया था वो अब ट्राई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। एमसी कहता है, बस सीनियर एल्थिया का मैजिक के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। एमसी गुस्से में अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, हम अभी इसके ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम बस इसके अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। मॉन्स्टर सीधा स्विन को ऊपर अटैक कर देता है। एमसी टाइम रहते स्विन को धक्का दे देता है। वो जंगल में दिखाया जाता है, एक बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है। एमसी एक पेड़ के सहारे बैठा होता है। सेरा कहती है, सीनियर येन आप क्या ठीक है? एमसी अपने मन में कहने लगता है, ईस्ट रेकलेस से अटैक कर रहा है, कुल अपने बच्चों की तरह। एमसी खड़े होते हुए कहता है, स्विन उसको फर्रास करो। क्या कहती है, क्या मैं सपोर्ट मैजिक को फिर से कास्ट करूं? सुनने को एमसी अपने खून को पोंछते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, पर चलो एक बड़ा धमाका करते हैं। वो बीस्ट ट्विन के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तो इस मौके का यूज करते हुए बीस्ट के पास आ जाता है, फिर अपने तलवार से एक स्लैश अटैक करता है। कि उस हमले की वजह से मॉन्स्टर के बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है। इस वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सो इनको छोड़ के एमसी को बड़ा अटैक करता है, से दूर जाके गिरता है। वो बीस्ट घूमते हुए फिर से हमला करने जा रही होती है। तो इन जल्दी से अपना मैजिक अटैक प्रिपेयर करो, बस उसे एक जगह पे खड़े रखो। एलसी अपने मैजिक का यूज करती है। बीस्ट एमसी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद चौंक जाता है। रवि गुस्से में उस बीस्ट की तरफ देख रही होती है। इस तरह उस बीस्ट को अटैक करते हुए कहती है, नेरियन मुझे सपोर्ट करो। तेरा के सामने एक छोटा सा धमाका होता है, उससे डॉज करते हुए पीछे आ जाती है। एमसी उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। एमसी अपने तलवार को पकड़ के बीस्ट के सीधा मुंह के ऊपर एक अटैक करता है। वो बीस्ट अपने सर को घुमाता है। एमसी का शॉट उसके हाथों से स्लिप हो जाता है। एमसी पीछे देखते हुए कहता है, एल्सिया इसके हॉर्न के ऊपर निशाना लगाओ।
टिया कहती है ठीक है, थंडर मैजिक का यूज करती है। एमसी उस हमले को देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं सुना था एकेडमी में इस तरीके का हमला बेकार होता है, आज मैंने इस अटैक को देख लिया। ते उस मोस्टर की तरफ देखते हुए शॉट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए अपने मन में कहता है, बेश को तो खतरनाक चोट लगेगी। एमसी सामने की तरफ देखने के बाद एमसी को पसीना नहीं लगता है। एमसी अपने मन में कह रहा है, हाँ ये कैसे हो सकता है, ये मॉन्स्टर से परेशान होते हुए कहती है, डैम इट, ये बीच तो लाइटिंग मैजिक से बच सकती है। एमसी ये देखने के बाद अपने मन में कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, लेटर में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। वो मॉन्स्टर एमसी के पीछे का अटैक करता है, फिर उसे डॉज करते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार वो मॉन्स्टर लाइटिंग मैजिक से ही क्यों बच सकती है। सीनियर एल्सिया तो लाइटिंग मैजिक को छोड़कर और किसी भी मैजिक में अच्छी नहीं है। एम से उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, फिलहाल हमें भागते हुए एक प्लान बनाना होगा से हम इस मॉन्स्टर को रोक पाए। हॉर्न और बॉडी के बीच में एक छोटा सा गैप है। इनसे उस मॉन्स्टर के हमले को दोबारा डॉज करते हुए कहता है, यार क्या तुम एक और बार अटैक कर सकती हो। सुनने के बाद एल्सिया कहती है, जब ये बोला था तुमने क्या सुना नहीं, ये लाइटनिंग मैजिक से इसको कोई असर नहीं पड़ेगा। एल्सिया डरते हुए कहती है, मैं कितनी बार अपने मैजिक से अटैक कर लो, मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनने के बाद एमसी कहता है, मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। एमसी को एक बात याद आती है। एमसी कहता है, सेट ये मैंने क्या कर दिया, मॉन्स्टर तो लाइटनिंग मैजिक से रेजिस्टेंस है। बेशक इस समझ में मुझे आ रहा है ये लाइटनिंग मैजिक का भी यूज कर सकती है। वो मॉन्स्टर अपने मुंह में लाइटनिंग का यूज करने लगती है, ये देख के परेशान हो जाता है। वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है। इस यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर की शुरुआत होती है, वो मॉन्स्टर अपने मुंह में अटैक को रेडी कर रहा होता है। ये देखने के बाद एमसी पीछे घूमते हुए कहता है, एल्सिया जल्दी से भागो। ये सुनने के बाद एल्सिया डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। विसेरा एल्सिया के पीछे आ जाती है, एल्सिया को सामने से बचा लेती है। दोनों ही जमीन पे गिर जाती है। विस्विन उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। वो मॉन्स्टर स्विन के ऊपर एक टैकल अटैक करता है, जिस वजह से स्विन उड़ते हुए सीधा जमीन से टकराती है। वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। एमसी पीछे से उस मॉन्स्टर को बुलाता है, उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मेरे ऊपर अटैक करो, मेरे टीम के ऊपर नहीं। मॉन्स्टर अपने सिर को लंबा कर देता है, एमसी के पास आ जाता है और एमसी और उस मॉन्स्टर के बीच में खतरनाक फाइट हो रही होती है। सी उस मॉन्स्टर के हमले को डॉज करते हुए अपने मन में कहने लगता है, इस बात से वो तुरंत बिजली का यूज नहीं कर रहा क्योंकि उसको फिर से रिचार्ज करने में टाइम लगता है। तो वेम से उस मॉन्स्टर के गर्दन के ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में कहता है, तक एल्सी अपने स्पेल्स को पूरा नहीं कर लेती, मुझे इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट रखना पड़ेगा। वेम से फिर से रोटेट करता है, अपने कुल्हाड़ी को निकालता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर कुल्हाड़ी से अटैक करते हुए कहता है, अब रुक जाओ, अब मेरी बारी है। कुल्हाड़ी और तलवार का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है। उस मॉन्स्टर के बॉडी के ऊपर एक बड़ा सा कट लग गया रहता है। वो मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर थंडर को फिर से चार्ज करता है। ये देखने के बाद एमसी पीछे आ जाता है। वो मॉन्स्टर एमसी के ऊपर थंडर से अटैक कर देता है। एमसी उस मॉन्स्टर के हमले को डॉज नहीं कर पाता, वो सीधा बहुत दूर जाके गिरता है। एमसी जैसे तैसे अपने आप को संभाल रहता है। प्रेम से अपने मन में कहने लगता है, डैम इट, मेरे पैर के ऊपर चोट लग गई। तभी वो मॉन्स्टर एमसी के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी सेरा साइड से आते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, चलो जब इसे खत्म करते हैं। अपनी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक का यूज करती है, उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है। सेरा के अटैक को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो मॉन्स्टर भागने लगता है। वो मॉन्स्टर अपने साइज को चेंज कर लेता है, जिस वजह से सेरा के डायरेक्ट अटैक का उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये चारों तरफ धुआं फैल जाता है। उसे सामने की तरफ देखते हुए परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, मुझे ये तो पागलपन है, मैं क्या इतनी तेज अटैक से भी अपने आप को बचा लिया। विसेरा एमसी के पास आते हुए कहती है, हम लोग क्या करें। एमसी कहता है, स्वेन का आखिरकार क्या हाल है, है वो अभी भी हिल नहीं पा रही है। खैर ये उसकी पहली लड़ाई है, तो ऐसा होना तो लाजमी है, अब हमें दोनों को मिलकर ही संभालना पड़ेगा। एल्सिया पीछे से एमसी को कहती है, चलो मैं फिर से तैयार हूँ, इस मॉन्स्टर को थोड़ा देर रोक के रखो। ये सुनने के बाद एमसी कुछ नहीं कहता। वे एमसी उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है, तेरा क्या तुम इसके एक और अटैक को ब्लॉक कर सकती हो। वैसेरा कहती है, मैं इसके हमले को तो ब्लॉक कर सकती हूँ, पर एमसी की तरफ देखते हुए कहती है, तुम असल में क्या प्लान बना रहे हो।
सुनने के बाद एमसी भी सीरियस होते हुए कहता है, मेरे पास एक और प्लान है, प्लीज मेरे ऊपर भरोसा रखो। तेरा उस मॉन्स्टर के सामने आते हुए कहती है, मैं समझ गई। वो मॉन्स्टर अटैक करता है, तेरा उस मॉन्स्टर के हमले को डिफेंड कर रही होती है, तेरा थोड़ा पीछे खिसक रही होती है, विसेरा अपनी पूरी ताकत लगाती है। वे वो मॉन्स्टर अपने सिर को ऊपर उठा लेता है। एमसी साइड से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वो मॉन्स्टर एमसी के हाथ के ऊपर काट लेता है। ये देखने के बाद एमसी चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तो मैं चाहता था तो मॉन्स्टर कही के उसी कुल्हाड़ी की मदद से घूमते हुए उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर चढ़ जाता है, अपने कुल्हाड़ी को छोड़ देता है और दूसरे हाथ से स्वॉर्ड को निकालता है और उस मॉन्स्टर के सिंग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। रेम से अपने मन में कहता है, इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं इसे चीर के रख दूंगा, और अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के सिंग के ऊपर अपने स्वॉर्ड को घुसा देता है। वे एम से जंप करते हुए उस मॉन्स्टर से दूर चला जाता है। वो मॉन्स्टर अपने मुंह में फिर से लाइटिंग को चार्ज करता है। एम से उस मॉन्स्टर को देख के हंस रहा होता है तुम बहुत ही स्लो हो। वे उस मॉन्स्टर के ऊपर बिजली का अटैक होता है। देखने के बाद वो मॉन्स्टर शॉक हो जाता है। वो अटैक जोर से हिट करता है, से बहुत दूर जाके जमीन पे गिरता है। एम से फिर से खड़ा हो जाता है। मॉन्स्टर जोर जोर से रोर कर रहा होता है दर्द के मारे। वो मॉन्स्टर का सर कांप रहा होता है। वेम से मुस्कुराते हुए उस मॉन्स्टर से कहता है, आखिरकार ये हमला तुम्हें कैसा लगा? और उस मॉन्स्टर के बॉडी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, ले उसके थंडर अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता हो के अंदर के हिस्से ने इसे सह नहीं कर पाया। अब तक उसकी सारी चीजें, मार्क से लेके इसकी बॉडी पार्ट तक सब कुछ पिघल चुका है। आखिरकार तो मॉन्स्टर फिनिश हो गया। वेम से जब उस मॉन्स्टर के सर से तलवार को निकाल रहा होता है, एल्सिया देखते हुए कहती है, मॉन्स्टर बेहोश होने का नाटक तो नहीं कर रहा है ना? क्या ये मॉन्स्टर सचमुच मारा जा चुका है? इनसे अपने तलवार को निकालता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, ये मॉन्स्टर मारा जा चुका है। ये वो शिकार है जो हमने पकड़ा है। एल्सिया उस मॉन्स्टर का सिंग को हाथ लगाते हुए खुश होते हुए कहती है, हम दोनों को प्राउड महसूस करने की जरूरत है क्योंकि ये एक नेम मॉन्स्टर है। सुनने के बाद सेरा चौंकते हुए कहती है, क्या ये सचमुच एक नेम मॉन्स्टर है? इनसे ये सुनने के बाद अपने मन में कहता है, ये वाकई में एक नेम मॉन्स्टर है तो हम एमा को बचा सकते हैं। इनसे कहता है, लगता है हमने अपनी 50 जीत हासिल कर ली है। सिर प्लस करते हुए कहती, आखिरकार हम जीत गए। एमसी सर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। ट्रेन जब आ रही होती है, एमसी उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, ट्रेन की हालत भी ठीक लग रही है। लगता है मैं ही अकेला हूँ जो पूरी तरह से जख्मी हुआ। विस्विन आते हुए कहती है, क्या वो नेम मॉन्स्टर था? एमसी अपने मन में कहता है, अगर सिर्फ इतना ही नुकसान हुआ वो कह सकते हैं हम सस्ते में बच गए। और उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए एमसी कहता है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अभी हमें इसको वापस ले जाना है। ये सुनने के बाद एल्सिया कहती है, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, हमारे पास अभी भी काफी टाइम है। विसेरा कहती है, सचमुच तुम बहुत कमाल की थे। वी एमसी कहता है, नहीं ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये और भी आस पास हो सकता है। एमसी अपने मन में कहता है, उस चिट्ठी में तो ये साफ साफ लिखा था। एक साउंड आता है, एमसी पीछे देखता है, वे वही लड़का स्विन के ऊपर कुल्हाड़ी से अटैक कर देती है। वे एमसी स्विन का नाम पुकारता है। एक डैगर सीधा एमसी के पास आ रहा होता है। एमसी उस डैगर को अपने स्वॉर्ड से टॉर्च कर लेता है। डेल्फिना की टीम का वही लड़का एमसी के सामने आ जाता है। एमसी ये देख के शॉक होता है। वो एमसी को एक धोबी पछाड़ देता है, जिसका सर सीधा जमीन से टकराता है। डेल्फिना वहां पर आते हुए कहती है, बहुत बुरा हुआ, तुम बस थोड़ा सा चूक गए। वो लड़की एल्सिया के पीछे आ जाती है। एल्सिया को कहती है, मूव मत करना अपनी जगह से। वो लड़का स्विंग की तरफ देखता है और दो पकड़ के रखा होता है। डेल्फिना सेरा को कहती है, अगर तुम लोग उसे ले लेते तुम लोग विनर बन जाते। सुनने के बाद सेरा को पसीना आने लगता है। डेल्फिना स्माइल करती हुए कहती है, नेचुरली ऐसा होने देना मेरे बस की बात नहीं है। रीना कहती है, ये अफसोस की बात है। सुनने के बाद सिरा डर के मारे कांप रही होती है। अगर तुम वो लेके आते तुम जरूर जीत जाते। डेल्फिना मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन जाहिर है ऐसा होने वाला नहीं है। डेल्फिना कहती है, सिरा क्या तुम मुझसे फाइट करने के प्लान कर रहे हो? सुनने के बाद सिरा कुछ नहीं कहती कि वो लड़का कुल्हाड़ी से स्विन के ऊपर फिर से अटैक। वो दूसरे लड़के ने एल्सिया को बर्फ में जमा दिया रहता है और एमसी को पकड़ के रखा होता है।
सिरा अपने तलवार को टाइट पकड़ती है। हाँ बिल्कुल, मैं पीछे नहीं हटने वाली। ये सुनने के बाद डेल्फिना स्माइल करती हुए कहती है, ये कितना एंटरटेनमेंट से भरा है। वे सिरा डेल्फिना के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, मैं तो ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए था। डेल्फिना भी सिरा के ऊपर अटैक करती है और अपने पैर से सिरा को एक लात मारती है। सिरा उड़ते हुए दूर जाके गिरती है। वे डेल्फिना कहती है, वो अपनी इस ताकत से मुझे हरा नहीं सकती। वे सिरा अपने तलवार के सहारे उठते हुए कहती है, मैं ये जानती हूँ, तो मैं बस चुपचाप बैठ के सब कुछ होते हुए नहीं देख सकती। अपने तलवार से फिर से डेल्फिना के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि अब मैं बच्ची नहीं रही, बस रोया करती थी। सुनने के बाद डेल्फिना कहती है, लगता है तुम काफी ग्रो कर गई हो सेरिया। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हुए दोनों ही अपने अपना अटैक चार्ज करते हैं। सेरिया स्लैश मारते हुए आगे बढ़ जाती है। वह डेल्फिना पीछे देखते हुए कहती है, आखिरकार ये लाइट क्या था। तेरा को कंधों पे ऊपर कट लग जाता है और उससे ब्लड निकल रहा होता है। डेल्फिना कहने लगती है, जब तक मैं इस फैमिली के हेड हूँ, मैं तुम्हें फैमिली से नहीं निकालूंगा। वेम से पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, "अब ये बहुत ही ज्यादा हो चुका है। वह डेल्फिना की टीम का वो लड़का एमसी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। दांत पीसते हुए कहता है, क्या तुम्हें खुद के ऊपर शर्म नहीं आती। अपने चोट खाई हुई सिस्टर के ऊपर अटैक करते हुए वो लड़का एमसी को संभालते हुए कहता है, प्लीज शांत हो जाओ वरना तुम्हारे जख्म फिर से खुल जाएंगे। जब डेल्फिना मुस्कुराते हुए कहती है कि वही लड़के को ऑर्डर देता है, या तो अपने दुश्मन के ऊपर काफी ज्यादा नरम व्यवहार नहीं कर रहे हो, उसे मार के चुप करा देना चाहिए। ये एमसे जोर से चिल्लाता है। डेल्फिना घूमते हुए इस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहती है, सचमुच ये तो अनफेयर है। डेल्फिना कहती है, तुम लोगों ने अपने गार्ड को क्यों डाउन किया था। डेल्फिना पीछे घूमते हुए एमसी को कहती है, तुम्हें ये नहीं पता था, हमेशा केयरफुल रहना चाहिए आखिर तक। तभी एमसी कहता है, लड़का तुम कैसे इस बारे में जानती हो, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। वह डेल्फिना एमसी की तरफ देखते हुए कहती है, डिस्कस्टिंग। देखने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। इन्हें वो चीज़ तुम्हें दी थी उसमें मैंने ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था, ये बस एक इंश्योरेंस की वजह से था। मुझे सचमुच ये नहीं लगा था ये इतना ज़्यादा अच्छा साबित होगा। वह एमसी एल्सिया की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, ये सब गलती मेरी है सीनियर एल्सिया, सब कुछ मेरे फॉल्ट की वजह से हुआ है। सोइन और सेरिया, मैंने तुम दोनों को हर्ट किया है। मैंने पोर्टरगर बेवकूफ़ी से ले लिया, मैं अपने होश खो रहा हूँ। डेल्फिना कहती है, ओ मेरे कुल्हाड़ी के राजकुमार, ऐसा लग रहा है तुम बेहोश होने वाले हो। इनसे अपने मन में कहने लगता है, इस हालत में लेटर में जो लिखा था मैं वो नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार क्या होने वाला है, एमा मर जाएगी। एमा की डेड बॉडी को दिखाया जाता है, हमें सेरा को भी दिखाया जाता है। हारने के बाद सेरा अपने फैमिली में सरवाइव नहीं कर पाएगी, लास्ट में फैमिली को लीव कर देगी। अब जो वो टाइम आएगा, दुनिया का अंत हो जाएगा। मेरे दोस्त और फैमिली एमसी के फेस के ऊपर सिरा हाथ रखती है, जो लोग मुझसे प्यार करते थे। तभी सिरा कहती है, प्लीज मुझे कभी मत भूलना। उसे अपने आंखें बंद करते हुए कहता है, बस मेरे पास एमिलिया का पोषण होता, बस वो विक्ट्री पाने के बाद से या अपने फैमिली के अंदर ग्रोथ कर पाती। एमसी थोड़ा निराश होता है। एमसी कहता है, अपनी आंखें खोलो कि तुम अपने लोगों के लिए अपने से मत लूज करो। अभी डेल्फिना उस बीस्ट की तरफ देखते हुए कहती है, शायद मैंने आज बहुत ज़्यादा कर दिया। डेल्फिना अपने मन में कहने लगती है, हाँ ये सच है, इस दुनिया में सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कभी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। एक कुल्हाड़ी उड़ती हुए सीधा डेल्फिना के फेस के पास से गुजरती है। डेल्फिना ये देख के शॉक होती है। डेल्फिना जब उस तरफ देखती है, उसका टीममेट दर्द के मारे चीख रहा होता है। एमसी के मुंह से थोड़ा ब्लड निकलता है। एमसी अपने मुंह के ब्लड को पोंछते हुए एटीट्यूड में कहता है, चलो इस खेल को फिर से शुरू करते हैं। डेल्फिना उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, लगता है उसकी नाक फट गई है, उसका खून रुक नहीं रहा है। डेल्फिना परेशान होते हुए अपने मन में कहती है, अगर इसी तरह से ब्लड बहता रहेगा तो खून उसकी सांस की नली में चला जाएगा और वो कुछ देर के लिए हिल भी नहीं पाएगा। डेल्फिना परेशान होते हुए अपने मन में कहती है, अभी जो कुल्हाड़ी चली मैंने उसे नोटिस कैसे नहीं किया। से अपने मन में कहने लगता है, मेरा सर भी दर्द कर रहा है और सब कुछ घूम रहा है, किसी वजह से मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारा एनर्जी महसूस हो रही है। अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। वो लड़का एमसी के पीछे आते हुए कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो कुल्हाड़ी के राजकुमार, ओलमार्ट ट्विन एक्स फरमेंट को डैमेज करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो सामने की तरफ देख के चौंक जाता है। एमसी अपने तलवार को सीधा उसके पैरों के ऊपर फेंकता है। वो उस हमले को डॉज कर लेता है। एमसी उसके पास आ जाता है, उसे घुमा के एक जमीन पे पटकता है। एल्फिना ये देखने के बाद कुछ नहीं कह पाती,
बस चुप होती है। एमसी अपने तलवार को उठाता है, उस बंदे को कहता है आखिरकार क्या बकवास है। एमसी कहता है तुम्हें तो मुझे इसकी कीमत चुकानी थी है ना। उसके बॉडी के ऊपर अपने तलवार से कट लगा देता है। वो लड़की उस लड़के का नाम पुकारती है तो लड़की कहती है ठीक है फिर आजा मुकाबले में। एमसी उस लड़के की बॉडी से अपने स्वॉर्ड को निकालता है। वो लड़की आइस क्रिस्टल से एमसी के ऊपर अटैक कर देती है। एमसी ये देखने के बाद कुछ नहीं कहता तो वो लड़की कहती है मैं तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे छेद कर दूंगी। फिर उस आइस क्रिस्टल से डॉज करते हुए अपने तलवार को फेंकता है। वो लड़की अपनी मैजिक स्टिक से उस तलवार को रोकती है। वो तलवार घूमते हुए लड़की कहने लगती है रेडिकुलस। तलवार घूमते हुए सीधा लड़की के पैर के ऊपर लगता है। फिर ये देखने के बाद अपने मन में कहती है ये टेक्निक ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़की चीखते हुए कहती है आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, आखिर इस तलवार का डायरेक्शन कैसे चेंज हो गया। वीएम से उस लड़की के सामने आ जाता है। लड़की कहती है रुक जाओ, तुम मेरे पास मत आना। कुल्हाड़ी से एमसी जोर का हिट करता है उस लड़की के ऊपर। एमसी कहने लगता है तुम प्लीज चुप करो, तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रही हो। डेल्फिना पीछे से कहती है प्रिंस कुल्हाड़ी के राजकुमार तुमने वो टेक्निक कैसे यूज किया उस टाइम। वो डेल्फिना पीछे से आते हुए कहती है कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है, कोई इतनी आसानी से वो सीख सके। कुल्हाड़ी के राजकुमार तुम बस मुझे इस टेक्निक को एक्सप्लेन करो। एमसी कुछ नहीं कहता, बस अपने तलवार को जमीन से उठाता है। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है वो सीक्रेट टेक्निक है या कुछ और। एमसी गुस्से में कहता है चलो फाइट करते हैं। गाइस यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे डेल्फिना और एमसी के चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। से डेल्फिना की तरफ देखते हुए कहता है चलो फाइट को शुरू करते हैं। डेल्फिना गुस्से में एमसी की तरफ देखते हुए कहती है इस सवाल से बचने की कोशिश मत करो कुल्हाड़ी के राजकुमार। इस टेक्निक की मदद से तुमने ओलमार को डिफीट किया था। ये साफ तौर पर होली किंगडम की सीक्रेट टेक्निक थी। वो जो अजीब मूवमेंट था उस कुल्हाड़ी का जो तुमने एशिया की तरफ फेंका था। और एमसी के फेस की तरफ देखते हुए कहता है क्या ऐसा हो सकता है। मैं शॉर्ट सर्कल की ट्रेनिंग हासिल हुई है। उसी के बॉडी में जो उसकी पुरानी सेल्फ आई होती है वो अपनी पुरानी बातों को याद करता है। मोमेंट इंस्टलनेस विसेरा एमसी को समझाती है इसके बारे में। कर सीधे शब्दों में इसे कहा जाए कि वो मोमेंट है जहाँ पर मोशन स्टिलनेस एक हो जाती है। यही है शॉर्ट सर्कल की मेन प्रिंसिपल। एमसे की पुरानी सेल्फ कहती है ऐसा सचमुच पॉसिबल है। विसेरा कहती है हाँ बिल्कुल, हर चीज की मूवमेंट से ही इसकी शुरुआत होती है। एमसी जब अपने शॉट को स्विंग करता है विसेरा कहती है अपने चारों तरफ ध्यान से देखो, इन चीजों को गौर से देखो, ने तुम चलती हुई या स्थिर समझते हो। जब इन दोनों को एक जैसा महसूस करना शुरू करोगे तभी ही स्टिल मूवमेंट का यूज कर पाओगे। एमसी पूछता है तो फिर इसे कैसे किया जाता है। एमसी अपने मन में कहता है मुझे ये मेमोरी याद क्यों आ रही है। ये एमसी डेल्फिना की तरफ देखते हुए कहता है शायद आप गलत समझ रही है सीनियर डेल्फिना। डेल्फिना अपने तलवार को निकालते हुए कहती है शॉर्ट टेक्निक को बाहरी लोगों को सिखाना मना है, इसलिए तुम इस टेक्निक को सही से नहीं सीखे होगे। डेल्फिना अपने शॉर्ट ऑरा का यूज करते हुए कहती है कि तुम ये कहना चाहते हो मैं गलत समझ रही हूँ। शायद से तुम ये नहीं बताना चाहते ने इस टेक्निक को कैसे सीखी। अगर ऐसी ही बात है तो मुझे तुम्हें जबरदस्ती हमारे मुंह से सच उगलवानी पड़ेगी। डेल्फिना एमसी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। एमसी ये देखने के बाद चौंक जाता है। डेल्फिना लगातार एमसी के ऊपर अटैक कर रही होती है। सिवस डेल्फिना के अटैक्स को डिफेंड कर रहा होता है। एमसी अपने मन में कहता है डैम इट, मैं एक हाथ से लड़ नहीं सकता। तभी डेल्फिना का अटैक एमसी के गर्दन के पास से गुजरता है। बिना एमसी के ऊपर अटैक करते हुए फिर से कहती है अगर तुम बस भागते ही रहोगे तुम इस लड़ाई को कभी नहीं जीत पाओगे। एमसी डेल्फिना के स्लैश को मुश्किल से डॉज कर पाता है और डेल्फिना आगे बढ़ते हुए एमसी के शॉट के ऊपर जबरदस्त अटैक करती है। एमसी पीछे हट जाता है। बिना ये देखने के बाद चौंक जाती है। वे एमसी एक हाथ से ही अपने शॉट को थ्रो करता है। डेल्फिना एमसी के शॉट के अटैक को डॉज करते हुए कहती है ओह कुल्हाड़ी के राजकुमार। एमसी अपने कुल्हाड़ी से डेल्फिना के ऊपर रश कर देता है। डेल्फिना कहती है तुम्हारा इरादा तो बिल्कुल ही साफ है। बिना जब एमसी के शॉट को नोटिस करती है एमसी का शॉट घूमते हुए डेल्फिना के एकदम पीछे आ जाता है। वह डेल्फिना अपने शॉट टेक्निक का यूज करते हुए कहती है नर की पंचों की तरह एक साथ कई रास्ते बनाए जा सकते हैं। वह डेल्फिना अपने शॉट से बहुत सारे स्लैश लगाते हुए कहती है 10 लाइन शॉट
और इस टेक्निक से एमसी के ऊपर अटैक कर देती है। एमसी उस डेल्फिना के स्लैश अटैक से टकराता है। डेल्फिना एमसी की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहती है, ऑयल, क्या तुम सोचते हो तुम मुझे हरा सकते हो? हारी के राजकुमार, जिन्हें अपने हाथों से उस स्लैश को रोका होता है। एमसी मुस्कुराते हुए कहने लगता है, अटैक मेरे लिए कुछ नहीं था, मैं ज़रूर तुमको डिफीट करूंगा। वे एमसी और डेल्फिना एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। डेल्फिना अपने मन में कहती है, इसने अभी क्या कहा? डेल्फिना सीरियस होते हुए एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगती है, ये गोल्डन लायन की शॉट टेक्निक है, इसमें असली और नकली हमले मिलाकर किए जाते हैं, जिसमें दुश्मन को फेक अटैक पहचानने में मुश्किल हो जाती है। उसके अभी के स्किल लेवल के हिसाब से को असली अटैक और फेक अटैक पहचानने में मुश्किल होना चाहिए, इसे अपने मन में कहने लगता है। फिर भी उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं टूटा है। विना फिर से अपने शॉट में टेक्निक का यूज करते हुए कहने लगती है, देखने पर ऐसा लग रहा है तुम्हें ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। रिफिना फिर से वो स्लैश अटैक करते हुए कहती है, से तो मेरा और भी मन करता है तुम्हें परेशान करने का। एमसी वे डेल्फिना के अटैक को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। डेल्फिना फिर से एमसी के साइड के ऊपर अटैक करता है। डेल्फिना एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, चाहे मुझे हरा ना सके, वो मेरे अटैक्स को डॉज जरूर कर सकता है। फिर भी उसकी आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने का स्किल हैरान कर देने वाली है। डेल्फिना कहती है, ये कितने ज्यादा बेकार बात है, तुम कितने टाइम तक मेरे हमले को डॉज करते रहोगे? डेल्फिना एमसी की तरफ देखते हुए कहती है, अब तुम ज्यादा टाइम तक डॉज नहीं कर पाओगे। सुनने के बाद एमसी चुप होता है और कुछ नहीं कहता। एमसी अपने मन में कहने लगता है, मैं ज्यादा देर तक इस हमले को डॉज नहीं कर सकता। से वही लड़के की बात को याद करता है, ने एक ऐसे अटैक को डॉज किया, अटैक को रोका नहीं जा सकता था। ऐसा लगता था तुम्हारे पास स्पेस खुद ब खुद मुड़ गया हो। तो बहुत अच्छा स्पेशल अवेयरनेस है, तुम किस तरीके से इसे समझ पा रहे हो। एमसी अपने दोस्त के बातों को याद करता है, अगर तुम टोपोलॉजी को अपने शॉर्ट्समैनशिप में यूज करो तो। वे एमसी अपने मन में कहने लगता है, टोपोलॉजी और स्पेस तो मूवमेंट इंस्टलनेस है। एमसी अपने मन में कहता है, चलो ठीक है, इसे ट्राई करते हैं। और डेल्फिना की तरफ अपने कुल्हाड़ी को थ्रो करता है। डेल्फिना अपने स्वॉर्ड से कुल्हाड़ी को रोकती है। डेल्फिना अटैक करते हुए एमसी को कहती है, या तुम इतने ज्यादा मजबूर हो चुके हो, तुमने अपने इकलौते हथियार को फेंक दिया। एमसी डेल्फिना के अटैक की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, मैं इतना ज्यादा भी मजबूर नहीं हूँ, मेरे पास उस मैजिकल बीस्ट की तरह अपने बॉडी को मोड़ने की ताकत नहीं है। डेल्फिना का अटैक एमसी के एकदम पास आ जाता है। इसे देखते हुए कहता है, तो फिर मुझे कुछ और मोड़ना पड़ेगा। तो इस टाइम और स्पेस को मोड़ते हुए डेल्फिना एक जगह पे रुक गई होती है। उसे चलते हुए डेल्फिना के एकदम सामने आ जाता है। डेल्फिना ये देखने के बाद परेशान होती है, उसे डेल्फिना के एकदम पास आ जाता है। डेल्फिना ये देखने के बाद अपने मन में कहने लगती है, बात नहीं है, उसके पास कोई हथियार नहीं है। उसे हंसते हुए डेल्फिना के कान में कहती है, सीनियर डेल्फिना, इस टाइम में मैं ही जीतूंगा। उसे डेल्फिना के डैगर को डेल्फिना के मुंह के सामने रख देती है। डेल्फिना ये देखने के बाद हंसने लगती है, मुझे एडमिट करना ही पड़ेगा। डेल्फिना अपने हाथ को ऊपर करती हुई कहती है, मैं अपने हार को मानती हूँ। तो डेल्फिना एमसी को कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी पहली हार एक अजनबी के हाथों होगी। डेल्फिना कहती है, मैं यूर्जिना फैमिली की कसम लेती हूँ, कुछ नहीं करूँगी और पीछे हट जाऊंगी। के जीत के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेसन। हमें ब्लड दिखाया जाता है, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से खत्म नहीं होगा, ये तो बस शुरुआत है। जिन्हें डैगर को डेल्फिना के कंधों में घुसा दिया रहता है। इसे डेल्फिना की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, इस दुनिया में ये बात है, जो सबसे ताकतवर रहेगा वही चिंता रहेगा। सुनने के बाद डेल्फिना चुप होती है। डेल्फिना के हाथों से ब्लड निकल रहा होता है। डेल्फिना अपने मन में कहती है, मेरे हाथों की ऐसी हालत है, मैं तलवार चला नहीं सकता। एमसी डेल्फिना के पीछे एक और कट लगाता है। डेल्फिना दर्द में एमसी को कहती है, क्या प्लान बना रहे हो? ऐसे के ऊपर अटैक करना, ते अपनी हार मान लिया हो, ये सचमुच बहुत सा शर्मनाक है। एमसी कहता है, भले ही ऐसा हो। और डेल्फिना के हाथों के ऊपर एक और कट लगाता है। एमसी डेल्फिना की तरफ देखते हुए कहता है, दोनों के बीच में अब भी कुछ हिसाब बाकी है ना? वे डेल्फिना दर्द में कहती है, असल में तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा यह मतलब क्या है? वे एमसी कहता है,
मैं सीरिया से सच्चे दिल से माफ़ी माँगता हूँ। मेरी वज़ह से कुछ भी हुआ उसके लिए मैं अपने आप को ज़िम्मेदार मानता हूँ। सुनने के बाद डेल्फिना परेशान होते हुए कहती है, तुम मुझसे माफ़ी माँगने की उम्मीद करते हो। ने जो किया वो जीतने के लिए ज़रूरी था। आपको इससे कोई दिक्कत है तो फिर मैं माफ़ी नहीं माँगूँगा। से अपने खिलाड़ी को दिखाते हुए कहता है, मैं तो माफ़ी नहीं माँगोगे तो मेरे लिए बहुत बुरा हो सकता है। से अपने खिलाड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूँगा। बस माफ़ी माँग लो तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ईमानदारी से मैं बड़ी आसानी से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, या तुम नहीं समझ रही हो। फिर अपने मन में कहती है, कोई खाली धमकी नहीं है, पर चारों तरफ जंगल है, यहाँ से बचना आसान होगा। पर मैं फाइट करने की कोशिश भी करता, मेरे दोनों हाथ घायल हो जाने की वजह से फाइट नहीं कर सकता। है मैं ऐसी हालत में आ गया हूँ जहाँ मैं शर्मनाक तरीके से अपनी जान की भीख मांगनी पड़ेगी, है ना। एमसी कहता है, ये सब कुछ बस सरवाइव के लिए। डेल्फिन अपने दांत पीसती है की तरफ देखते हुए कहती है, या माफ कर दो, मैं आप लोगों को चोट पहुंचाने के लिए और आप लोगों की जीत छीनने के लिए माफी मांगती हूँ। डेल्फिना कुछ नहीं कहती और सिरा की तरफ देखती है, कहती है, ये सिरा तुम्हारे लिए भी, मैंने ही तुम्हारे मदर के बारे में रोमांस फैलाया है, तुम्हें परेशान भी किया, सब मैंने किया है, सब कुछ मेरी ही गलती थी, माफ करना सिरा, मैं और दोबारा ये सब नहीं करूँगा। एमसी सिरा के गर्दन पे कुल्हाड़ी रख देता है। विसेरा पीछे घूमने के बाद एमसी को कहती है, सब कुछ ठीक है, ये माफ़ी काफ़ी अच्छे थे, अब तुम क्या करना चाहते हो। तेरा गुस्से में एमसी की तरफ देखते हुए कहती है, तो फिर तुम ये नहीं कहने वाले ये तुम्हारे दिल से नहीं था, है ना। सुनने के बाद एमसी गुस्से में कहता है, मुझे शुरू से ही वो नहीं चाहिए था, मुझे बस पक्का करना था। एमसी डेल्फिना के एकदम पास आते हुए कहता है, वो इस वजह से यूर्थेना फैमिली मेरे रास्ते में आया तो फिर सिर्फ तुम्हारी गलती होगी, मैं तुम्हें बीस्ट का चारा बना देना पड़ेगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ तुम समझ रहे हो ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जंगल का सीन दिखाया जाता है, एमसी कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ। गाइस, एक चैप्टर की शुरुआत होती है, एक बंदा स्टेज पे अनाउंस करते हुए कहता है, हमारे प्यारे जूनियर एकेडमी के स्टूडेंट, इस ईयर के हंटिंग फेस्टिवल का विनर का नाम अनाउंस करने का टाइम आ चुका है। अभी एक लड़का कहता है, तुम्हारी वजह से हम लोग लेट पहुंचने वाले थे, फिर तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। आखिरकार विनर तो डेल्फिना ही होगी। एमसी उस लड़के को कहता है, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, मैं तो अभी उसे रेस्क्यू करते हुए देखा। वो लड़का कहता है, तो फिर जीत किसने हासिल की। स्टेज के ऊपर वाला बंदा कहने लगता है, इस साल हंटर फेस्टिवल में 500 से ऊपर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हर किसी ने भी हमारी उम्मीदों से बढ़ के परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन कोई भी इस टीम की जीत पर सवाल नहीं उठा सकता। हालांकि इस बार फेस्टिवल के दौरान एक बेहद खतरनाक घटना घटी, अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता, फ्रेंड के लाइफ के ऊपर भी खतरा आ सकता था। वो हाथों का इशारा करता है। एक लड़की पूछती है, आखिर वे लोग हैं कौन। ये उस स्टेज के पर्दा हटने के बाद वही डीमन वुल्फ की बॉडी निकलती है। वो स्टेज के ऊपर वाला बंदा कहने लगता है, लेकिन कुछ बहादुर स्टूडेंट अपने जान खतरे में डालने की वजह से खतरनाक डिजास्टर को ख़त्म कर दिया गया। मैं उन लोगों को डीपली ग्रैटिट्यूड करता हूँ, मैं उनके नाम लेके उनको बुलाने वाला हूँ। देखिए पीछे जैसे कि पूरी टीम होती है। मैजिक डिपार्टमेंट की 4th ईयर के स्टूडेंट एल्सी एरेनेला। ये अनाउंसर कहता है, 2nd ईयर के स्टूडेंट नाइट डिवीजन के सोलिन हास्टर और स्वॉर्ड्समैन डिपार्टमेंट के 2nd ईयर के स्टूडेंट सिलिया उर्थेना। और इन टीमों की कोऑर्डिनेशन की वजह से वो सैंटनेस हमने की तरफ देख के परेशान होते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना, अपने आप को चोट मत पहुंचाना, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टेज का वो बंदा एमसी का नाम अनाउंस करते हुए कहता है, स्वॉर्ड्समैनशिप डिपार्टमेंट की 2nd ईयर के स्टूडेंट यान पर्क्स। चारों स्टूडेंट को रिवॉर्ड के रूप में ड्रैगन ब्लड के एक एक बॉटल्स दिए जाएंगे। तो ऑडियंस में से एक बंदा कहता है, ड्रैगन ब्लड की बोतल तो रॉयल फैमिली के एक सीक्रेट में से एक है। एक बंदा कहता है, मैं तो बहुत जेलसी महसूस कर रहा हूँ। वे एक और बंदा कहता है, और सबसे ज़रूरी बात, लोग इतने फटेहाल कपड़े क्यों पहने हैं। अनाउंसर एक और बात कहता है, तुम्हें इस मॉन्स्टर के डिस्पोजेबल बॉडी पार्ट्स भी देंगे। वो अनाउंसर कहता है, उसे कम 10,000 गोल्ड में तो बिकेगा। वो एमसी अपने मन में कहने लगता है, 10,000 गोल्ड, अगर मैं सच कहूँ, इसे बेचने की बजाय एमा को बचाने के लिए इस चीज़ का यूज़ करना चाहूँगा।
एमसी उस मॉन्स्टर के फेस की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगता है, हम लोगों ने इसे साथ मिलकर पकड़ा है, इसलिए अब मैं इसे अकेला नहीं रख सकती। अगर मैं शायद इसे सभी को समझा सकूं। वे एमसी कहता है। वे एमसी को टोकते हुए एमसी का टीम मेंबर कहता है, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था, इसलिए तुम जो चाहो कर सकते हो। इससे अभी हंसते हुए कहती है, नैला फैमिली पैसों के लिए अपने हॉनर को नहीं छोड़ती। फिर मैं वैसे भी अमीर हूँ, ऐसा अफिसरा ने कहा। इल्सिया ने जैसा बोला तुम वैसा बिल्कुल कर सकते हो। तो इन एमसी से चिपकती हुई कहती है, कि रिवॉर्ड के हिसाब से ड्रैगन ब्लड का एक बोतल तो मिला है, इसलिए तुम इस मॉन्स्टर के बॉडी के साथ कुछ भी कर सकते हो। ये सोचो तुम हंटर फेस्टिवल के विनर हो, बिल्कुल किसी सपने की तरह। वे एमसी परेशान होते हुए कहता है, क्या ये ठीक होगा? और हिचकिचाते हुए कहता है, एंटिस। सेंटनेस हैरानी से कहती है, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? एमसी चिल्लाते हुए कहता है, इतनी बड़ी ऑफरिंग के साथ माँ के इंजरीज को ठीक किया जा सकता है ना? सेंटेंस कुछ नहीं कह पाती, चुप होती है। ये आसमान में पटाखा फूटता है और सेंटेंस स्माइल करती हुई कहती है, हमारे अच्छे कामों के लिए तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेगा। सुनने के बाद एमसी खुश होता है और कुछ नहीं कह पाता। अभी हमें एमा के फेस की तरफ दिखाया जाता है, तो बेहोश हालत में लेटी हुई रहती है। वही नरेटर बताता है, लंबे टाइम से चलने वाली हंटर फेस्टिवल खत्म होता है, माँ का इलाज जल्दी ही शुरू होगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। कुछ भी तुमने किया तुम्हारा शुक्रिया, वो कुछ भी तुमने किया बहुत ज्यादा कर दिया। इलाज तो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन इन तुम्हारा हाथ का इलाज होने के बाद कुछ असर छोड़ेगा। एमसी परेशान होते हुए कहता है, मेरा रिएक्शन स्पीड इसलिए थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार था। मैं पहले जैसा अपने हाथ में तलवार नहीं रख पाऊंगा, लेकिन एमा को बचाना सब कुछ का बहुत अच्छा वर्थ था। एमसी अपने मन में कहने लगता है, अगर और लोग मर जाते कि इस लाइफ के अंदर उन लोग का गिल्ट उठाना पड़ता। वो सेंटनेस कहती है, किसी को बचाते हुए तुम्हें अपने लाइफ को खतरे में डालना ये मुझे जलन देती है। वे एमसी सेंटनेस की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? सेंटनेस प्लस करते हुए कहती है, तो हो यान सब कुछ के लिए कुर्बान कर देती हो। वे सेंटनेस एमसी का हाथ पकड़ के अपने हाथ के पास रखती है। सेंटनेस के हाथ में वही रेड क्रिस्टल होता है। वे सेंटनेस कहने लगती है, मेरा एक लिटिल सीक्रेट है। एमसी के हाथों पर मैजिक का यूज करने लगती है। देखने के बाद एमसी चौंक जाता है। सेंटनेस एमसी का हाथ हटाते हुए कहती है, चलो ठीक हो गया। वे एमसी कहता है, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मानी जाती है। सेंटनेस, क्या आप इसको केयरफुली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? वो सेंटेंस हंसते हुए कहती है, ले ये हमारा एक छोटा सा सीक्रेट है। वे एमसी कहता है, तो फिर मैंने कुछ नहीं देखा। वो सेंटेंस कहती है, तो फिर जल्दी जाओ पार्टी में शामिल होने के लिए, बाकी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एमसी वहां से जाते हुए कहता है, थैंक यू सेंटनेस। वो सेंटनेस एमसी की तरफ देख के मुस्कुराती है, हेवन के गॉड्स का ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर बनी रहे। एमसी के टीम के सभी लड़कियां कहती है, चलो सभी एक एक ड्रिंक उठाओ। सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। एमसी पीछे से आते हुए कहता है, एमसी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, जितना भी टाइम बीत जाए ये एक परेशान कर देने वाला ग्रुप है। एमसी अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहता है, विनर के सीट के ऊपर क्या कर रहे हो? एमसी का दोस्त प्लेटो हंसते हुए कहता है, तुम मुझे इसलिए बाहर कर रहे हो कि मैंने हंटर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया था। लोग साथ में एंजॉय करते हैं, एग्जाम भी पास आ रहा है और इंटर्नशिप भी आ रहा है, इसलिए हम सभी के लिए एक साथ आना और मुश्किल हो जाएगा। एमसी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, ठीक है, तलवारबाजों को अपने बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए मैं इस चीज को नजरअंदाज करता हूँ। सिरा एमसी का नाम पुकारती है, शर्माते हुए एमसी को कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। सुनने के बाद एमसी पीछे घूमते हुए कहता है, किसी और क्या बात कहनी है? वे एमसी कहता है, ठीक है, चलो शांत बड़ी जगह पर चलते हैं। तो इन एमसी को नोटिस करती है और कुछ नहीं कहती। एमसी सिरा को कहता है, तुम अब सक्सेसफुली जीत चुके हो, मैं अभी कैसा महसूस हो रहा है? सिरा कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने हंटिंग फेस्टिवल जीता, तुमने मेरी बहन को तलवार से हराया। एमसी कहने लगता है, फिर भी तुमने साबित कर दिया पहले जितने कमजोर नहीं हो। विसेरा कहती है, "तो फिर क्या मैं वो बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे?" ये सुनने के बाद एमसी चुप होता है, फिर कुछ देर बाद कहता है, मैं ये पूरी तरीके से कह नहीं सकता, एक बात जो जानता हूँ वो ये है। वे एमसी कहने लगता है, मैं ये नहीं चाहता तुम इस बात को लेके इतना ज्यादा टेंशन करो। इस सुनने के बाद सेरा शर्माते हुए कहती है, सेनपाई,
सेरा कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्रेम से परेशान होते हुए अपने मन में कहता है जैसा कि उम्मीद थे ये। सेरा झुकती हुई कहती है थैंक यू सो मच सीनियर यान। ये बस तुम्हारी वजह से है, ये बस एक थैंक्स है। प्रेम से अपने मन में कहता है तो ये बस एक थैंक यू था। प्रेम से अपने मन में कहने लगता है आखिरकार मैं सच कहूँ, थैंक यू कहने के लिए इतने ज़्यादा स्ट्रगल करना सचमुच तुम्हारी तरह है सेरिया। विसेरा कहती है इस पिछले टाइम में हमने जो वक्त गुजारा है इसने मैंने बहुत कुछ सीखा है। प्रेम से अपने मन में कहने लगता है 1 महीने पहले हम बस एक दूसरे के जान पहचान वाले थे, ये सोचना मैं तुम्हें इतना ज़्यादा बेहतर समझ पाऊंगा। तेरा को एक लॉकेट पहनाते हुए एक छोटा सा एक तोहफा देना चाहता था, लेकिन मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया, ये बहुत ज़्यादा लगेगा। विसेरा बहुत ज़्यादा खुश होती है। प्रेम से कहता है ये मुझे अचानक से मिल गया इसलिए मैंने इसे खरीद लिया और मैं तुम्हारा ख्याल आया इसलिए मैंने तुम्हें ये दे दिया। तेरा उस लॉकेट की तरफ देखते हुए कहती है इस सैफिया फ्लावर। इनसे कहता है ये तुम्हारी मदर को पसंद था है ना, फ्लावर तो मुरझा जाते हैं पर ये लॉकेट हमेशा रहेगा। सुनने के बाद सेरा चुप होती है तो वह हमसे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, उम्मीद है तुम्हें यह पसंद आएगा। तभी सेरा कहती है सेनपाई। सेरा कहती है बिल्कुल। अपने मन में कहती है ये मेरे हार्ट के करीब रहेगा। वह सेरा हंसते हुए कहती है मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। उस लॉकेट के पीछे दिखाया जाता है सेफिया फर्स्ट लव। पेड़ के पीछे से एमसी की बातें सुनने के बाद स्वेन को बहुत ज़्यादा खराब लगता है। वे सीन शिफ्ट होता है, उसे अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है। वे तुम दोनों अकेले में क्या बात कर रहे थे? दोनों तो अचानक से आसपास नहीं दिख रहे थे, तुम दोनों डेटिंग शुरू करने वाले हो। एमसी अपने दोस्त से कहता है हमारी कोई खास और गहरी बातें नहीं हुई थी। वे एमसी का दोस्त लेटो कहने लगता है ये सोचने वाली बात है, यहाँ तक कि सेंटनेस भी तुम्हारी तरफ ज्यादा मेहरबान लगती है, शायद वो भी तुम्हारे प्यार में पड़ रही है। ये सुनने के बाद एमसी कहता है क्या बकवास कर रहे हो, चुप करो बदतमीज, तुमने ज्यादा पी ली है। एमसी का दोस्त कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सीरियस हो, ऐसे बात करने का मेरा कोई हक नहीं है, तुम ऐसे ही बिहेव करते रहोगे हर लड़की तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी। वे एमसी कहता है ज्यादा बकवास बात मत करो। एमसी अपने दोस्त से कहता है घर जाओ और चैन से सोना। एमसी अपने बेड के ऊपर बैठने के बाद अपने मन में कहने लगता है एमसी कहता है जितना भी मैं सोचूं एफिया फ्लावर के साथ जो सबसे ज्यादा मेल खाती है सिर्फ सेरिया है, मैं एक दिन सेरिया का लवर बन जाऊंगा। एमसी सोते हुए अपने मन में कहता है मुझे उसके साथ कैसे पेश आना चाहिए। ये एमसी अपने ड्रीम के अंदर एक और जगह पे आ जाता है। वे एमसी टेंट के अंदर जाता है, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई तुम्हारे साथ। वे एमसी कहता है आपके साथ मिल के मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। साउथर्न फ्रंट की हालत कैसी है? वो लड़की कहने लगती है सिचुएशन पहले जैसा ही है, हमारे पास सोल्जर्स की कमी महसूस हो रही है कि एनिमीज हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, हम बहुत पहले ही अपने लिमिट तक पहुंच चुके हैं। अभी एक जगह पे बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज को दिखाया जाता है। वो लड़की कहने लगती है अगर हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेस होते सिचुएशन अलग होती, पर ऐसा नहीं है, सिचुएशन पहले से भी खराब होती जा रही है। ये सुनने के बाद एमसी चुप होता है, फिर कहने लगता है मैं कैपिटल में जो भी हो सके उतना कोशिश कर रहा हूँ। ये एमसी सीरियस होते हुए कहता है जैसा कि तुम जानते हो नॉर्दर्न और साउथर्न वाले हिस्से की ओर। वो लड़की सामने की तरफ इशारा करती है। एमसी पीछे घूमने के बाद चौंक जाता है, वे उन लोगों की तरह जमीन से कुछ निकलते हुए आगे बढ़ने लगती है। एमसी ये देखने के बाद चौंकते हुए कहता है ये क्या चीज है, हम लोग ज्यादा देर तक इसे होल्ड नहीं कर सकते। अचानक सपने से जग जाता है आखिरकार मुझे ये ड्रीम क्यों आया, मुझे इसकी आदत हो चुकी है। वे एमसी पानी का बोतल खोलते हुए कहता है मैंने ज्यादा पी लिया था कल रात, हैंगओवर की वजह से मेरा सर दर्द कर रहा है। एमसी पानी का बोतल उठाते हुए कहता है ये क्या है। एक और लेटर को दिखाया जाता है, कहीं से ही इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। हमें उस लेटर के कुछ वर्ड्स के बारे में बताया जाता है। मेरे फेवरेट यान पर्कस, क्या तुमने कभी प्यार के बारे में सोचा है? मुझे नहीं पता ये किस लिए है, मैं एक नए रिलेशन में हूँ, इसलिए मैंने कुछ महीने पहले मैं अपने सच्चे प्यार से बिछड़ गया, लेकिन मैं हाल ही में इस बारे में बहुत सोच रही हूँ। एमसी उस पेज को हाथ में पकड़ने के बाद परेशान होते हुए अपने मन में कहता है मुझे एक और फिर से वैसी चीज मिली है या एक और इंसिडेंट होने वाला है। साल के फील्ड असेसमेंट के लिए तुमने एक ऑर्फनेज को चूज किया था और उस दिन तुमने इतनी जोश के साथ लड़ाई की थी। हंटिंग फेस्टिवल के बाद वे एमसी कहने लगता है हंटर फेस्टिवल के बाद एक फील्ड असेसमेंट होता है,
एमसी उस पेज के एक लाइन को पढ़ते हुए अपने मन में कहता है, ओ रुको थोड़ी देर में उस लाइन के बारे में बताया जाता है, इसलिए लापरवाह मत हो जाओ, तुम दूर हो। गॉड्स इस वर्ल्ड के ऊपर हमेशा नजर बनाए रखते हैं, अगर तुम धोखा दोगे उसके हिसाब से तुम्हें सजा मिलेगी। लूसिया के लवर के तौर पर दूसरे दिन इस मंथ के व्हील ऑफ ईयर 571 ईयर इंपीरियल कैलेंडर में एमसी अपने मन में कहता है, ए लूसिया कौन है? एमसी परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, तेरा नहीं पर लूसिया तुम तो साले, आखिर मैं फ्यूचर में कौन सा हरामी बन गया हूँ। मैं सारी चीज़ों को फिर से याद कर लेता हूँ। पहली बात, अगर कैलेंडर अपने आप पलट गया है का मतलब है मेरी याददाश्त फिर से चली गई है। तभी हमसे अपने बॉडी की एनर्जी को महसूस करते हुए अपने मन में कहता है, ज़रा थोड़ी देर रुकना। ऐसा लगता है उसने हंटर फेस्टिवल में मेरा इनाम भी ले लिया है। ड्रैगन ब्लड इस दुनिया के सबसे ज़्यादा अच्छी मेडिकल हर्ब में से एक है। मेरे बॉडी के अंदर माना डबल हो चुकी है, बिल्कुल एक झरने की तरह बह रही है। एमसी को एक झटका लगता है, रुको आखिर कितना सारा टाइम बीत चुका है। सीन शिफ्ट होता है, एमसी चर्च के सामने आ जाता है। चर्च की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, एमिली अब तक जग चुकी होगी। एमसी गेट को खटखटाते हुए कहता है, सेंटेस में यन पर्कस। एमसी याद करते हुए अपने मन में कहता है, आते हुए उन दोनों बंदों ने मुझे नोटिस नहीं किया, शायद इन दिनों कुछ अजीब इंसिडेंट नहीं हुआ होगा। वे हल्का सा गेट खुलता है, हमसे उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो वे सामने की ओर से एक अटैक आता है। हमसे ये देखने के बाद चौंक जाता है। हमसे उस बंदे के शॉट को रोकते हुए अपने मन में कहने लगता है, आखिर ये अचानक से क्या हो रहा है, आखिर ये अचानक से क्या हो गया। एमसी उस लड़के के अटैक को रोक नहीं पाता। वो लड़का एमसी के गालों पे कट लगाते हुए आगे बढ़ जाता है। वे एमसी सीरियस होते हुए कहते हैं, आखिर ये क्या चल रहा है। लड़का गुस्से में एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तुम फिर से अपने पुराने कमजोर रूप में लौट आए हो। सुनने के बाद एमसी फुल कंफ्यूज होते हुए अपने गाल के ऊपर हाथ लगाते हुए अपने मन में कहने लगता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। वे एमसी और सेंटनेस एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हुए सेंटनेस और वो लड़का सीरियस एक्सप्रेशन के साथ एमसी की तरफ देख रहे होते हैं। एमसी ये देखने के बाद कुछ नहीं किया पाता, बस वो इधर उधर नजर घुमाने लगता है। इस ड्राइंग रूम में हर तरफ फाइट के निशान है, तक ये चीज़ें साफ नहीं हुई है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें हाल ही में हुई है। एमसी सेंटेस की फेस की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये सब मैंने किया है। वे सेंटेंस कहती है, तो फिर पिछले हफ्ते क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। एमसी जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। विसेंटेस हंसने लगती है। विसेंटेस उठते हुए कहती है, क्या तुम इस बात के ऊपर मुझे विश्वास दिलाना चाहते हो। एमसी अपने मन में कहता है, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है। एमसी कहता है, मैं गॉडेस की कसम खाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। विसेंटेस कहती है, क्या तुम मुझसे खेल रहे हो। सेंटेस एक इशारा करती हुई कहती है, समझ गया मिस्टर यान, अगर ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है तो कोई बात नहीं है। कह रहे हो मुझे उस दिन के बाद भूलकर जानकारी दे देनी चाहिए, सच में ये चीज़ कितना ज़रूरी है। एमसी अपने मन में कहता है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन ये सब कुछ क्या है, क्या तुम अपने ये डिवाइन पावर से कर सकते हो। वे एक लेटर उड़ते हुए आता है, सीधा टेबल के ऊपर गिरता है। सेंटेस कहती है, ये है वो लिस्ट, वो ऑर्फनेज होली एम्पायर से मदद मिलने के बाद भी आखिर क्यों इतना ज्यादा संघर्ष कर रही है। एमसी ये सुनने के बाद परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, आखिर ये मैंने क्यों पूछा। एमसी उस लेटर के बारे में याद करता है। एमसी अपने मन में कहता है, आखिर ऑर्फनेज में क्या। एमसी उन पेजेस को टेबल से उठाते हुए कहता है, इसका अच्छा यूज करूंगा सेंटेस। सेंटेस कहती है, आखिर तुम इसका यूज किस लिए करने जा रहे हो। एमसी कहता है, मुझे नहीं पता। सेंटेस कहती है, हाँ। गुस्सा करने लगती है। वी सेंटेस गुस्सा करते हुए कहती है, तुम ये कहना चाहते हो मुझे कोई इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। सेंटेस वहां से उठ के जाने लगती है। सेंटेस पीछे घूम के एमसी की तरफ देखते हुए गुस्से में कहती है, जो भी मैंने तुम्हारे ऊपर मर्सी दिखाई है वो सब कुछ बेकार चली गई, मेरा अब यहाँ पे काम पूरा हो चुका है। सेंटनेस वहां से चली जाती है। एमसी सेंटनेस की तरफ देखते हुए एमसी को बहुत सा पसीना आ रहा होता, फिर एमसी अपने मन में कहने लगता है, आखिर ऐसा क्या हो गया, सेंटनेस मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है कि सेंटनेस मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, आखिर क्या हुआ था। वो लड़का एमसी को बुलाता है और एमसी की तरफ देखते हुए कहता है किसी ने तुम्हारे ऊपर पोजेस कर लिया था। क्या मेरे ऊपर पोजीशन कर दिया था। वो लड़का कहता है, हाँ तुम्हारी मेमोरीज चली गई थी,
इसीलिए सब कुछ समझ में आता है। तुम्हारी आंखें बिल्कुल ही अलग थी। आमतौर पर जितने ताकतवर हो तुम उससे ज्यादा ताकतवर थे। तो एमसी ये सुनने के बाद अपने मन में कहता है मैं ज्यादा ताकतवर था। उसने मुझे फाइट करते हुए देखा। तो एमसी हंसते हुए कहता है या मैंने इस शहर को तहस नहस किया था। एमसी की बातें सुनने के बाद वो लड़का ये सुनने के बाद कुछ नहीं कहता। फिर वो लड़का उस तरफ इशारा करते हुए कहता है तुमने मेरे शोल्डर के ऊपर चोट पहुंचाई थी, क्या तुम्हें उस बारे में भी याद नहीं है? सुनने के बाद एमसी बहुत सा नर्वस होते हुए कहता है हाँ, तुम मुझे बताओ आखिर क्या हुआ था? वो लड़का पहले तो एमसी के फेस की तरफ देखते हुए कहता है चलो ठीक है, आखिर उस दिन क्या हुआ था मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे नहीं बताता सेंटेंस और तुम यहाँ पर क्यों आए थे? और मैं जब यहाँ पे आया माहौल पहले ही गर्म हो चुका था। एमसी कहता है ये यहाँ पर क्यों आया है? वो लड़का एमसी को हेलो कहता है। टेस्वी थोड़ा परेशान होते हुए कहती है मिस्टर यान मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मेरे इस सिचुएशन के हिसाब से हमारे लिए अकेले मिलना मुश्किल है। एमसी सीरियस होते हुए कहता है मुझे अलाउ कीजिए मैं डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आ सकूं। या आप मुझे नॉर्दर्न हिस्से की ओर ऑर्फनेज की लोकेशन में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे सकती हो? बोले एम्पायर से मदद पाने के बाद भी वो लोग फाइनेंशियल ज्यादा क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? सुनने के बाद सेंटनेस को भी पसीना आ रहा होता है। सेंटनेस कहती है मुझे माफ कर दीजिए। सेंटनेस कहने लगती है चाहे हम लोग जितना भी करीब है होली एम्पायर के इंटरनल इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। वो लड़का परेशान होते हुए सेंटेंस की तरफ देखता है। सेंटेंस एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगती है तुम अचानक उनके बारे में क्यों बात कर रहे हो? एमसी उस कप के चारों तरफ उंगली घुमाते हुए कहता है मैंने ये सुना है कुछ पावरफुल लोग उसे गिराने के लिए काम कर रहे हैं। कोई कंजर्वेटिव आर्चर को गिराने की कोशिश कर रहा है। क्या ये माना नहीं जा सकता? क्या कोई प्रोग्रेसिव धारा से ये कदम उठा रहा है? लेकिन तुम अगर मुझे ऑर्फनेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो फिर मैं इसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद सेंटेंस गुस्से में एमसी की तरफ देखती है। वो लड़का सेंटेंस की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है सेंटेंस में हाल ही में एंडल के करप्शन को यूज करके उसे गिराने की कोशिश शुरू की है। ये तो एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, तो फिर यान को ये सब कुछ कैसे पता है? वे एमसी मस्त चाय पी रहा होता है। वो लड़का एमसी की तरफ देखते हुए कहता है मगर कैसे? नहीं, अगर ये बात कोई मायने नहीं रखती, अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहे हमारी सारी प्लान बेकार जा सकती है। सेंटेंस परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगती है सिर्फ यान ही नहीं, हमें हर कोई सिंगल पर्सन को खोजना होगा जिसने कोई भी इंफॉर्मेशन को लीक किया है। उन्हें आगे फैलने से रोकना होगा। इसमें ब्रूट फोर्स का यूज ही क्यों ना करना पड़े। एटनेस अपने बंदा की तरफ देख के इशारा करती है। वे एमसी चाय का ग्लास पकड़ते हुए हंसने लगता है। वे एमसी गुस्से में कहने लगता है गेट ऑन। सेंटनेस का वही लड़का एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। एमसी अपने चाय के कप को उसकी तरफ फेंकता है। वो लड़का अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है और उस कप को उड़ा देता है। एमसी अपने कुल्हाड़ी को निकाल लेता है। वो लड़का ये देखने के बाद अपने मन में कहने लगता है उसके रिएक्शन स्पीड को देखते हुए उसे उस हमले में बचना नामुमकिन होना चाहिए था। एमसी कुल्हाड़ी से उस लड़की के ऊपर अटैक करता है। लड़का एमसी के अटैक को डॉज करते हुए अपने मन में कहता है मेरा बैलेंस खराब हो चुका है। फिर वो लड़का अपने बैलेंस को संभालते हुए एमसी के अटैक के ऊपर अटैक करता है। एमसी कुल्हाड़ी से उसके ऊपर फिर से अटैक करता है। वो लड़का ये देखने के बाद अपने मन में कहता है that मैंने अपना डिफेंसिव पोजीशन को हटा लिया है। एमसी उस लड़के की तरफ लगातार अपने कुल्हाड़ी से अटैक कर रहा होता है। लड़का ये देखने के बाद अपने मन में कहता है कि कुल्हाड़ी छोटी है और मेरे से ज्यादा तेज है, स्पीड का मुकाबला इसके साथ नहीं कर सकता। कैंटेस इस लड़के का नाम पुकारती है। वे उस लड़के को सेंटेंस पेसिंग का यूज करती है। एमसी पीछे सेंटेंस की तरफ देखता है। वो लड़का एमसी की कुल्हाड़ी के ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में कहता है सेंटेंस का बफ सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। वो लड़का एमसी के पास आते हुए एमसी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम इस अटैक को रोक नहीं सकते यान। वे उस लड़के के शोल्डर के ऊपर एक अटैक आता है। वो लड़का ये देखने के बाद चौंक जाता है। टाइम और स्पेस फिर से रुक जाता है। वो लड़का एमसी की कुल्हाड़ी की तरफ देखता है, फिर कहता है आखिर ये क्या है? वो लड़का अपने मन में कहता है कोई बात नहीं है, मैं इसे रोक सकता हूँ। वे एमसी अपने कुल्हाड़ी को घुमाता है, उस लड़के के कंधे के ऊपर जोर से अटैक करता है जिससे कंधे से ब्लड निकल रहा होता है। वो लड़का ये देखने के बाद शॉक होता है। एमसी जब गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, वो बंदा एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है ऐसा होना बिल्कुल ही नामुमकिन है। क्या ये सचमुच शॉर्ट सर्कल है? एमसी उसके दूसरे कंधे के ऊपर अपने शॉट को घुसा देता है। वो एक जोरदार चीख मारता है तो वे एमसी अपने शॉट के हैंडल को छोड़ देता है। वो बंदा ये देखने के बाद परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगता है डैम इट,
मैं अपने दूसरे हाथ की इस हालत की वजह से मैं और फाइट नहीं कर सकता। सेंटर्स आगे बढ़ती है और अपने पावर्स का यूज करते हुए एमसी को बड़े पंच मारती है और एमसी उस पंच को डॉज कर लेता है। एक बात परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगता है, वन तो सेंटर्स ने होली किंगडम के सीक्रेट टेक्निक का यूज किया। ये देखने के बाद वो सरप्राइज नहीं हुआ, शायद ऐसा तो नहीं वो इसके बारे में भी जानता है। सेंटर्स चिल्लाते हुए अपने दूसरे हाथ से एमसी के ऊपर अटैक करती है। एमसी भी सीरियस होते हुए देखने लगता है। वे एमसी सेंटेस के पैरों के ऊपर अटैक करता है। सेंटेस के पंच को रोक लेता है। सामने की तरफ देखने के बाद चौंक जाता है। एमसी अपने हाथों से हल्का सा अटैक करता है। सेंटेस नीचे गिर जाती है। देखने के बाद सेंटेस का वही बंदा अपने मन में कहने लगता है, क्या ये होली किंगडम की सीक्रेट टेक्निक मून रिवर्सल टेक्निक नहीं है? वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है, क्या सेंटेस आप ठीक है क्या? वो एमसी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, यान तुम्हें क्या लगता है तुम सेंटेस के साथ ये सब करने के बाद बच सकते हो? ये सुनने का एमसी भी सीरियस अंदाज में जवाब देता है, अगर तुम चाहते हो मैं आगे कुछ ना करूं तो अपने मुंह को बंद रखो। सेंटेस एमसी की तरफ देखते हुए कहती है, आखिरकार तुम कौन हो? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वे एमसी सुनने के बाद कहता है, आखिरकार मैं कौन हूँ तुम जानना चाहती हो? एंटेस के पास से चलते हुए आगे बढ़ जाता है। एंटेस एमसी की तरफ देखने लगती है। एमसी एक चेयर पर बैठते हुए कहता है, मैं हूँ यान पार्कस। एंटेस कहने लगती है, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं आखिर पूछना चाहता हूँ तुम हो कौन? वो लड़का परेशान होते हुए कहने लगता है, तुमने जो टेक्निक अब इस्तेमाल की वो एक होली किंगडम की सीक्रेट टेक्निक थी और उस एंगल से तुमने जो कुल्हाड़ी का अटैक किया वो एक सीक्रेट स्वॉट सर्कल टेक्निक थी, है ना? दोनों ही टेक्निक ऐसी है जिन्हें बाहर के लोग नहीं सीख सकते। जाहिर है एक सिंगल पर्सन इन दोनों टेक्निक को सीख नहीं सकता। हमें जमीन में टूटी हुई शॉट और थोड़ा ब्लड दिखाया जाता है। विसेंटेस अपने चोट के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है, वो सही कह रहा है, हमारे लिए ये बेहतर होगा तुम ईमानदारी से सच बता दो यान। मेरे पास इतनी तो पॉलिटिकल पावर है, मैं किसी भी पर्सन को फांसी दिला सकता हूँ। सुनने के बाद हमसे कुछ नहीं कहता, अपनी उंगली में अपनी थोड़ी सी पावर को एक्टिवेट करता है। विसेंटेस चिल्लाते हुए हमसे से पूछती है, आखिर तुम हो कौन? पीछे से थोड़े ब्लड गिर रहे होते हैं। एंटेस जब पीछे की तरफ देखती है, दीवार पे लिखा होता है ड्रैगन। सेंटेस कहती है, ये तो ड्रैगन ब्लड राइटिंग है। उसी राइटिंग को दीवार पे दिखाया जाता है। सेंटेस एमसी की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारा कनेक्शन रॉयल फैमिली से है। लड़का ये देखने के बाद परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, क्या ड्रैगन ब्लड राइटिंग कहा जाता है इसे तुम्हें देने के बाद तुरंत यूज किया जा सकता है, चाहे तुम्हें सीक्रेट टेक्निक की समझ ना भी हो। ये एक रॉयल फैमिली की सीक्रेट मैजिक है। ये तो सिर्फ सीक्रेट बंदूक को रॉयल फैमिली के गार्ड्स को ही दिया जाता है। अगर यान इसका इस्तेमाल कर सकता है, इसका मतलब है उसका रॉयल फैमिली के साथ कुछ कनेक्शन है। जैसे मैं यान का सीक्रेट टेक्निक को जानना और आर्च बिशप की जानकारी रखना, ये इतनी ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। वो लड़का अपने मन में कहता है, यही तो पावर है इंपीरियल फैमिली के। वेम्सी कहता है सेंटेस। वेम्सी सीरियस अंदाज में सेंटेस की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब कुछ कितना ज्यादा आसान हो सकता था, बस जानकारी सौंपने के लिए राजी हो जाते, लेकिन तुमने सहयोग करने से मना कर दिया, सब कुछ जटिल बना दिया। सेंटेस एमसी की तरफ देखते हुए कहती है, कोई मुझसे मदद मांगता है और मेरे नाइट को घायल कर देता है और मेरे हाथों के ऊपर भी चोट पहुंचा देता है। पहले की तरह मेरे पास बहुत सारा सिक्योरिटी होता तो तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। वे एमसी कहने लगता है, तो फिर क्या लगता है तुम्हारे हालात कुछ और होते? सेंटेस पीछे की तरफ देख के चुप होती है। एमसी कहता है, अगर मैं चाहता मैं इस जगह को एक पल में राख कर सकता था, इसलिए नतीजा पहले से ही तय हो चुका है, तो फिर अपना ड्रामा बंद करो। सुनने का सेंटेस दांत पीसते हुए कहती है, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तुम आर्च बिशप के मामले को नजरअंदाज कर दो। सुनने के बाद एमसी कहता है, चलो ठीक है। एमसी उस सेंटेस के उस लड़के के पास आता है। वो लड़का एमसी को अपने सामने देखने के बाद कुछ नहीं कह पाता। एमसी उसके बाजू से अपने कुल्हाड़ी को निकाल लेता है, अपने सोट को निकाल के मयान में डालने लगता है। वो लड़का परेशान होते हुए एमसी की तरफ ही देख रहा होता है। फिर वहां से जाते हुए सेंटेस की तरफ देखती है। एमसी कहता है, क्या ये ह्यूमिलेटिंग है? सुनने का सेंटेस दांत पीसते हुए कुछ नहीं कह पाती। वहां से जाते हुए सेंटेस को कहता है, मेरे ऑर्डर को अच्छे से ओबे करो और रजिस्ट करने की कोशिश मत करना। हमें प्रेजेंट टाइम के एमसी को दिखाया जाता है। ऐसा सुनने का एमसी को बहुत सारा पसीना आ रहा होता है। से अपने मन में कहने लगता है, कोई जिसने शॉर्ट सर्कल की टेक्निक और नेशन की सीक्रेट टेक्निक को मास्टर कर लिया है, जिसे रॉयल फैमिली की सीक्रेट टेक्निक भी मिली हो, जिन्हें ही मेरे ऊपर कंट्रोल किया था। तब एमसी बहुत सारा परेशान होते ही अपने मन में कहता है, मैं तो बस ऑर्डिनरी सा एक पर्सन हूँ। वो लड़का कहता है, भले ये थोड़ा ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। एमसी कंधों पे हाथ रखने के बाद हंसते हुए कहता है, भले ही तुम अभी के यान थोड़ा ज्यादा बेवकूफ लग रहे हो, पर ये बहुत
ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो लड़का वहाँ से जाते हुए कहता है, चलो हम फिर मिलते हैं, फिर से पुचिस मत हो जाना। सुनने के बाद एमसी कहता है ठीक है। वे एमसी उस लड़के से पूछता है, तो फिर एमिलिया के बारे में क्या? मैं दिखाया जाता है वो लड़का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला गया होता है। वे एमसी कहता है वो शायद यहाँ से चला गया होगा। एमसी पुरानी बातों को याद करते हुए अपने मन में कहता है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे पहले इन सभी चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। वे एमसी सेंटेंस के दिए हुए इस लेटर को देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से एक ऑर्फनेज के मिशन को एक्सेप्ट करूंगा। एग्जाम की जगह मैं वहां जाकर फिल असाइनमेंट पूरा करूंगा। वे एमसी वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है, चलो मिशन बोर्ड के ऊपर पहले नजर मारते हैं। वे एमसी उस जगह पर पहुंच जाता है। सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, हर कोई ध्यान से देख रहा है कौन सा मिशन लेना चाहिए जो कि सही भी है। लोगों को मिलने वाले पॉइंट्स मिशन के डिफिकल्टी के ऊपर तय होता है। ग्रेड्स की परवाह नहीं रही, इसलिए वो मिशन मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। जो मिशन में लेना चाहता हूँ वो है। एमसी उस बोर्ड के पास आते हुए अपने मन में कहने लगता है, ये ऑर्फनेज का लोकेशन ईस्ट के साइड कॉन्टिनेंट में ऑर्फनेज है जिसे होली किंगडम के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा हो। उन ऑर्फनेज में से ऐसा कोई जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हो, वेम से उस मिशन के टास्क को ढूंढ लेता है। तो अपने मन में कहता है, ये वाला मिशन के टास्क पे ये लिखा होता है, रिक्वेस्ट गिलफर्ड चिल्ड्रन होम मॉन्स्टर्स के ऊपर नजर रखना और उन्हें डिफीट करना। और 25 गोल्ड कॉइन 28 मैजिकल बेस्ड ऑर्फनेज के पास दिखाई दिए हैं। वेमसी ये पढ़ने के बाद अपने मन में कहता है, इसमें डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है, रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा कम है। डेफिनेटली ऐसा एक मिशन है जिसे मेरे अलावा किसी ने नहीं चुना होगा। एक नजर में ये बिल्कुल ही सिंपल है, मॉन्स्टर्स को किल करने का मिशन है। वेमसी उस कागज के एक लाइन को पढ़ते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे धमकाया नहीं होता, जनक हुए उस हमले को नहीं रोक पाते, उसके ठिकाने को नष्ट नहीं कर पाते। उस लेटर में ये साफ साफ लिखा था, लोगों ने मॉन्स्टर का सामना किया था, फिर हमने उसके ठिकाने को नष्ट किया। तो एमसी ये पढ़ने के बाद अपने मन में कहता है, शायद मैं वहां पर जाने के बाद ये मुझे समझ आएगा। एमसी उस कागज को अपने पास रख लेता है और अपने मन में कहता है, बस मैंने तय कर लिया है तो फिर मैंने अपनी टीम को कलेक्ट कर लेना चाहिए। वेम से अपने टीम के बारे में याद करते हुए अपने मन में कहता है, हंटर फेस्टिवल वाले मेरे वही टीम के साथ काम करना आसान होता, लेकिन पहले और दूसरे ईयर के स्टूडेंट को फील्ड असाइनमेंट करना की इजाजत नहीं है। ये मैंने सेरेन और सेरिया को नहीं ले जा सकता, ताकि सीनियर एलसी 3rd ईयर में है, तो फिर मैं किसे साथ ले जाऊं? बस मैं ईओरेन को साथ ले जा पाता और वो सेंटेस की प्रोटेक्शन कर रहा है। मुझे एक और तलवारबाज की जरूरत है। मैं दुख होता है, मेरा टीम बहुत ज्यादा लिमिटेड है। वेमसी वहां से जाते हुए अपने मन में कहने लगता है, शुरू होने में आखिर एक हफ्ता बचा है, मुझे जल्दी ही अपने टीम के मेंबर्स को ढूंढना पड़ेगा। मुझे किसी का नाम ही दिमाग में नहीं आ रहा है। तब एक लड़का एमसी का हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। एमसी जब उस लड़के की तरफ देखते हुए कहता है, तुम कौन हो? अपने मन में कहता है, लेटो को लेके लेटो दीवार पे चिपका देता है। लेटो एमसी की फेस की तरफ देख के ध्यान से घूरने लगता है। एमसी को ये देखने के बाद बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। लेटो थम्स अप करते हुए एमसी को हंसते हुए कहता है, तुम बिल्कुल वही यान हो जिसे मैं जानता हूँ। सुनने का एमसी को बहुत सारा पसीना आ रहा होता है। एमसी कहता है, तुम मेरे अलावा किसी और को जानते हो? सुनने के बाद लेटो चुप होता है। फिर एमसी को कहता है, वो जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। ने कहा था तुम्हारी याददाश्त फिर से चली गई, इसका मतलब है तुम्हें फिर से किसी ने पोजेस कर लिया था। ये सुनने का एमसी परेशान होते हुए कहता है, ओ हाँ। वेमसी अपने मन में कहता है, यूरेन ने भी सेम ही कहा था। वेमसी लेटो को कहता है, अगर तुम इतना ज्यादा डायरेक्ट क्यों बोल रहे हो? लेटो सीरियस अंदाज में एमसी को कहता है, हाँ मैं थोड़ी देर पहले उससे बात की थी। अगर मैं ये सही कहूँ तो मैंने वो फ्यूचर वाले तुमसे जो तुम्हारे ऊपर पोजेस किया था, मैंने उसके साथ बात की। ये सुनने का एमसी को पसीना आ रहा होता है। एमसी कहता है, हाँ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। लेटो पूछता है, आखिर तू है कौन? आखिर मैं कौन हूँ, इसका मतलब क्या है? ऑफ कोर्स मैं यान पर्कस हूँ। तुम इस गली में मुझे लेके आने के बाद आखिरकार ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? विलेटो एमसी की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसी बात मत करो। मेरा यान देखने में इतना शांत नहीं होता, वो देखने पे भी हद से ज्यादा बेवकूफ लगता है। एमसी कहता है, हाँ बिल्कुल, हाँ मैं वो यान नहीं हूँ जिसे तुम जानते हो। एमसी सीरियस होते हुए लेटो की तरफ देखते हुए कहता है, और मैं एक ऐसा हूँ जो बहुत दूर से आया है। फिर भी इस बात के ऊपर कोई शक नहीं है, मैं भी आयन हूँ, मतलब मैं भी यान हूँ। सुनने के बाद लेटो पहले तो कुछ नहीं कहता, तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है तुम ही यान हो, है ना? तो विलेटो एमसी को सवाल पूछता है, आखिरकार कितने साल के उम्र में स्वेन ने बिस्तर गीला किया था? वे एमसी जवाब देता है, 12 साल की उम्र में। तुम जब स्वेन से पूछोगे वो इस बात से मुकर जाएगी, आखिर दूसरे साल में मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ था?
ये सुनने के बाद एमसी जवाब देता है क्योंकि तुम उसके बहन के साथ चीट करते हुए पकड़े गए थे, क्योंकि एरियल को इतनी ज्यादा शर्मिंदगी हुई इसने किसी को जिक्र नहीं किया था, इसलिए ये रूमर ज्यादा नहीं फैला। तभी लेटो एमसी को सवाल पूछता है कि अब तुम न्यू स्टूडेंट थे, आखिरकार तुमने जो है में कितना पैसा हारा था? तुमने मुझे बताया था मैंने अपने 2 साल की पॉकेट मनी उड़ा दी थी, लगभग 200 गोल्ड। बातें सुनने के बाद लेटो को पसीना आ रहा होता है। वे लेटो अपने मन में कहने लगता है, हालांकि मैंने ऐसे शर्मनाक सवाल पूछे जो सिर्फ मुझे और यान को पता हो सकते थे, जो भी वो इन सब का जवाब देने में कामयाब रहा। वे लेटो कहने लगता है, उस टाइम पे जब यान अजीब तरह से बिहेव करने लगा था, उसने ये दावा किया था उसको फ्यूचर से एक चिट्ठी मिली है, बल्कि उसके पास इतना ज्यादा इमेजिनेशन भी नहीं है बल्कि वो ये सब कुछ खुद से बना सके। क्या तुम सचमुच फ्यूचर से आए हो? इस सुनने के बाद से चुप होता है, कुछ नहीं कहता। तो विलेटो अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है, मुझे तो इस बात को लेकर शक था, पर तो विलेटो चिल्लाते हुए एमसी को पर हमला करते हुए कहता है, फिर तुम कमीने क्या कर रहे हो यान के साथ? मतलब जो फ्यूचर वाला यान है वो अभी प्रेजेंट वाले यान के बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए प्रेजेंट यान की असली शख्सियत गायब हो जाती है, उसको अपनी यादें भी नहीं रहती। भाई तुम्हारा ये दोस्त फ्यूचर यान के कब्जे में है, ये काफी डेंजरस सिचुएशन है। विलेटो चिल्लाते हुए एमसी को कहता है, ऑफकोर्स मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। ये एमसी लेटो को कहता है, ये बात अपने दिल पे मत लेना कमीने। एमसी ने लेटो को पकड़ के रखा होता है, तभी लेटो चिल्लाते हुए कहता है, तुम चुप करो और यहाँ से निकल जाओ और उसे जाने दो। ये सुनने का एमसी शॉक हो जाता है और कुछ नहीं कह पाता। वे एमसी लेटो को कहता है, चिंता मत करो, मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम तक नहीं रहूंगा, मैं बस अभी जो करना है वो कर रहा हूँ। विलेटो चिल्लाती हुए एमसी को कहता है, और तुम्हारे ये जरूरी काम अपनी बार यान को मारने के कगार पर पहुंचा चुके हैं, फिर हमें ये कितनी देर तक ये सारी बकवास झेलनी पड़ेगी? सुनने के बाद एमसी दांत पीसते हुए लेटो को कहता है, अगर मैं ये सब नहीं करूंगा तो भी सभी लोग मर जाएंगे। निकल लेटो कहता है, हाँ। वे एमसी लेटो को हाथों को छोड़ देता है। एमसी चुप होता है और कुछ नहीं कहता। मैं खुश हूँ, हम दोनों मिले लेटो। एमसी जब वहां से जा रहा होता है, लेटो एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता, मुझे कम से कम उसे ये पूछना ही होगा वो यान की बॉडी पे क्यों कब्जा कर रहा है। वे लेटो एमसी को कहता है कि तुम्हें इतनी दूर तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो लेटो परेशान होते हुए एमसी को पूछता है, आखिर तुम्हें क्यों, बाकी सभी को छोड़ के तुम्हें क्यों पास्ट में लौटना क्यों पड़ा? ये बोलने के बाद लेटो अपने मन में कहने लगता है, जरूर कोई ना कोई ऐसा तरीका होगा जो कंट्रोल प्रोसेस को रोक सकता है। एमसी ये सुनने के बाद एक जगह पे खड़ा हो जाता है और पीछे घूमते हुए लेटो की तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि मैं फेल हो गया था। प्रेजेंट टाइम में एमसी ये बात सुनता है, परेशान होते हुए कहता है, हाँ इसका ये मतलब है फ्यूचर का मैं प्रेजेंट का मैं एक जैसा नहीं हूँ। सोचने का तरीका, एक्सपीरियंस और फैसले सब कुछ बदल जा चुका है। फ्यूचर वाले तुमने बहुत कुछ देखा है और सहा है, इसलिए फ्यूचर वाला मैं अलग तरीके से सोचता है, क्योंकि अभी के तुम अभी भी वो रास्ते पर हो जब सब कुछ होना बाकी है। लेटो एमसी की तरफ देख के गुस्से में कहता है, हमेशा अजीब बातों के ऊपर अटक जाते हो, वैसे भी मुझे भी ठीक से नहीं पता। लेटो अपने हाथों में मैजिक का यूज करते हुए कहता है, मैं तुम्हें विजुअल्स और फोटो के द्वारा समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से देखो। जहाँ से फ्यूचर वाला यान आया है वहाँ पर एक बड़ी आग लगती है और सभी लोग मर जाते हैं। का ये मतलब है फ्यूचर वाला यान अगर तुम्हारे बॉडी को ओवर प्रोसेस कर ले और फिर कंट्रोल कर ले, उस बड़ी आग को रोक ले, फिर तुम वो ऐसे फ्यूचर में जियोगे जहाँ पर ये सब कुछ नहीं होगा और वो सिचुएशन नहीं आएगा, सब कुछ ठीक होगा। इसी उस पिक्चर की तरफ देखते हुए कहता है, ये वाला यान जो तुम्हारे बॉडी को ऊपर कंट्रोल कर रहा था वो वैसे फ्यूचर में नहीं लौटता जहाँ से वो आया था, क्योंकि उसने तुम्हारे प्रेजेंट को बदल दिया है, इसलिए फ्यूचर अब उस तरीके से नहीं रहेगा। लेटर उस फ्यूचर को दिखाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, वो फ्यूचर वाला यान वहाँ पे लौटना चाहिए, वहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ था। तो ऐसा होगा तो तुम यान और जो तुम्हारी बॉडी में जो यान है दोनों पूरी तरह से अलग अलग हो जाओगे, मतलब तुम दोनों यान एक नहीं रहोगे, अलग अलग हो जाओगे, मतलब तुम दोनों के फ्यूचर पूरी तरीके से अलग होगे, दोनों अलग अलग इंसान बन जाओगे, तो तुम दोनों का पास पिछले टाइम ही एक जैसा रहेगा। प्रेम से परेशान होते हुए कहता है, मतलब जो फ्यूचर में जो बात बताई गई थी खुशहाल और पीसफुल था। प्रेम से उस लेटर के बारे में याद करते हुए परेशान होते हुए कहता है, लेकिन जो फ्यूचर वाला यान कह रहा है बर्बादी वाला खतरनाक फ्यूचर बताया, असल में मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ आखिरकार दोनों फ्यूचर में इतना ज्यादा क्यों फर्क है। मिलेटो अपने हाथ में मैजिक को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मतलब ये बहुत ही आसान शब्दों में मैं तुम्हें समझाता हूँ। लेटो एमसी को समझाता है, वो चिट्ठी ऐसे टाइम से आया है जहाँ पे फ्यूचर बदल चुका है, इस फ्यूचर से चिट्ठी भेजी गई है, उस वाला फ्यूचर यान अलग अलग हो सकता, फिर से एक बार बदल चुका है, इसका मतलब इसे फिर से बदल सकता है। हाँ बिल्कुल,
हर चिट्ठी अगर अलग-अलग फ्यूचर से आ रही है, इसका मतलब ये है या पूरी तरह से अलग हो सकता है। इस फ्यूचर यान को मैंने सपने में देखा जो ऐसे टाइमलाइन से आया हो। वहाँ पे सिचुएशन अलग हुआ था, ज़्यादा दर्दनाक और ज़्यादा डीप। जेम्स अपने मन में कहने लगता है, अरे यार कितने अलग-अलग फ्यूचर मेरे लाइफ में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। लेटो कहता है, एक बात और है जो मैंने अब तक बताई नहीं थी। जब जा रहा था जंगल की तरफ गया, मुझे यकीन है वहाँ पे उसने कुछ किया होगा, लेकिन अभी तक कुछ खास रूमर सुनने को नहीं मिली है। कोई और काम है मुझे करना है, मुझे पता नहीं है। तब हमसे परेशान होते हुए कहता है, क्या तुम वो फॉरेस्ट की बात कर रहे हो जहाँ पे हंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था? हमसे परेशान होते हुए लेटो से कहता है, साउथर्न फॉरेस्ट की ओर। तो फिर एमा का क्या हुआ? तभी सीन शिफ्ट होता है, हमसे दरवाजा खटखटाता है। वे अंदर से आवाज आती है, प्लीज थोड़ी देर वेट करो। तभी एमा दरवाजा खोलते हुए कहती है, आखिर कौन है? तभी वो एमसी की तरफ देखते हुए कहती है, ओ तुम यान। सुनने को एमसी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, तुम डिस्चार्ज हो चुकी हो? एमा कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे छुट्टी मिल गई थी। अगर तुम अंदर क्यों नहीं आते? एमसी कहता है, हाँ बिल्कुल। एमसी अंदर आते हुए एमा से कहता है, तुम कैसी हो? मुझे कुछ काम था इसलिए लेट हो गया। सुनने के बाद एमा कहती है, तुम क्या कह रहे हो? हम तो पहले भी मिल चुके हैं। ये माँ कहती है, क्या तुम उस टाइम भी बात कर रहे हो? तुमने मेरे आंखों में कुछ अजीब देखा था। जोधा, आप मुझे शुक्रिया मत कहना, अगली बार मैं जब आऊंगा उसे शुक्रिया कहना। मैंने सच में ऐसा कहा था। तुमने कहा एमसी कहता है, तो तुम ये कहना चाहते हो मैं जो हूँ अभी वो नहीं हूँ? वे एमा एमसी का हाथ पकड़ लेती है। वे एमा एमसी की तरफ देखते हुए कहती है, शुक्रिया यान, मेरी मदद करने के लिए, मुझे बचाने के लिए। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैंने सब सुना है। मॉन्स्टर जिसकी वजह से मैंने जान दे दी की कीमत 10,000 सोने के सिक्के से भी ज्यादा है। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका सकता हूँ? सुनने का एमसी थोड़ा सर को खुजाते हुए एमा से कहता है, चिंता मत करो, कुछ भी चुकाने की जरूरत नहीं है। सुनने का एमा कहती है, मैं फिर भी सोचता हूँ मैं कैसे चुका सकूँ। वे वहाँ अपनी मुट्ठी बंद करते हुए डरते हुए कहती है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं फर्कस फैमिली की एल्केमिस्ट बन जाऊं? आखिरकार मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका सकता हूँ? ये देखने के बाद चुप होता है, कुछ नहीं कहता। इसी बात एमा के हाथों की तरफ देखता है जो कांप रहा होता है। एम से अपने मन में सोचता है, मैंने तो बस अपनी गलती की वजह से ये सब किया था और ये एमा के लिए बोझ बन गई। एम से एमा को कहता है, तुम जिंदा रहो। सुनने का एमा कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो एमसी कहता है, तो अपने लाइफ को वैसे ही जारी रखो। तो एमसी एमा को कहता है, तुम अपने ड्रीम की तरह ऐसे मेडिकल हब बनाओ तो तुम्हारी जैसी लड़कियों को चोट खाने से बचा सकती है। अच्छे पैसे कमाओ, एकेडमी से ग्रेजुएट हो जाओ, अपने फादर के साथ खुशहाल जिंदगी बिताओ। यही एक तरीका है जिसे तुम अपने कर्ज को चुका सकते हो। ये सुनने के बाद एमा हंसने लगती है। हंसते हुए एमसी को कहती है, ये देखने के बाद एमसी परेशान होते हुए कहता है, आखिरकार तुम इतना ज्यादा हंस क्यों रही हो? तभी एमा हंसते हुए अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, ये नहीं, तुम वैसे ही हो यार, इसलिए मैं हंस पड़ी। तुम बहुत ही भोले और नरम दिल वाले हो। तुम ऐसे ही बने रहोगे तो मेरी जैसी लड़की तुम्हारा फायदा उठाएगी। एमसी कहता है, क्या वो मेरे ऊपर एक ताना था? लेकिन ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो इसलिए मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अच्छी जिंदगी जी के तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। वे एमिलिया ब्लेस करती हुए एमसी की तरफ देखते हुए कहती है, अब बताओ किस चीज में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? वे एमसी कहता है, हाँ उस बारे में तुम्हें याद है जब हम दोनों ने बात की भेजना मुमकिन होगा या नहीं? हाँ, पर तुम्हें इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है? असल में मैं एक किताब पढ़ रहा था इसलिए मुझे ये दिलचस्पी आ गई। मैं ये भी लिखा था, सिर्फ चिट्ठियां ही नहीं, सोल्स भी पास्ट में लौट सकती है। सुनने के बाद एमा कहती है, अच्छा, ये सोचने लगती है। ये मैं सीरियस होते हुए कहती है, मैंने पहले ऐसे कहा था, ये बिल्कुल ही नामुमकिन होगा, पर ये वैसा नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ तो? एमिलिया कहती है, अगर ऐसी बात है मैं 2 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एमसी पूछता है, 2 एग्जाम्पल? पहला एग्जाम्पल है ह्यूमन एक्सटिंक्ट हो जाना, फिर दूसरा कारण ये है डेल्फिन का डिस्ट्रॉय होना। बस यही पे ये चैप्टर खत्म होता है।